दीपक, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी माँ, कहिए। देख, अब तेरी नई नई शादी हुई है तो अपने ऐबों पे थोड़ा लगाम लगाना। माँ, मुझे इस शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आपके कहने पे मैंने ये शादी की है। अब आप ही भुगतिए। मेरे साथ साथ आपने उस लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद करा दी है मेरे से शादी करा के। आपको क्या लगता है वो ज़्यादा दिन तक रहेगी मेरे साथ? वो छोड़ के भाग जाएगी मुझे। जैसे पहली वाली चली गई थी, ये भी चली जाएगी मेरे ऐबों को देख के छोड़ के मुझे। ये भी नहीं रहेगी मेरे साथ। क्या हुआ माँ? नहीं सुनी ना दीपक ने आपकी बात? अगर इतने ही बड़ों की बात मानने वाला होता तो अपना घर नहीं बसा के बैठा होता आज। और ये बहू तो सरकारी नौकरी वाली है, ये कहाँ रहेगी इसके साथ? मैं तो किसी गरीब परिवार की जरूरतमंद लड़की को ही लेके आना चाह रही थी इसके लिए इस बार, ताकि इसका घर बस जाए, वो अपने मायके ना जा पाए इसे छोड़ के, इसके साथ पड़ी रहे। पर इसकी किस्मत देखो, ऐसे गरीब परिवार की लड़की कोई मिली ही नहीं। और लड़की भी मिली तो वो भी सरकारी नौकरी वाली, जो इसके साथ 2 दिन नहीं रहेगी। अरे माँ, तो चिंता क्यों कर रही है? शुरू में ही अपनी दहशत उठा के रखना भाभी के मन में। हो सकता है आपकी दहशत और आपके कंट्रोल को देख के ही रुकी जाए दीपक के साथ, ना भागे यहाँ से। हो सकता है दीपक का घर बस जाए। आरोही, तू मेरे साथ रहती है ना तो मेरी बड़ी हिम्मत बनी रहती है। तेरे बिना मैं कैसे इस घर को संभालूंगी, कैसे बहू को संभालूंगी? मुझे तो अब इस बात का डर है कि बहू को अगर दीपक की सच्चाई का पता चल गया तो वो कितना ऐबखोर है, तो वो तो 4 दिन नहीं रुकेगी उसके साथ, चली जाएगी। अरे माँ, बिल्कुल परेशान मत हो। आप जब भी मुझे फोन करोगी तभी आ जाऊंगी मैं। वो तो पता है बेटा मुझे कि तू आ जाएगी, पर आने में भी तो 2 घंटे का समय लगता ही है ना। खैर माँ, अब आप इतना मत सोचिए। जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है। शायद इसमें भी कुछ अच्छा छुपा हो। और अभी फिलहाल कुछ दिन तो मैं यहाँ पे हुई माँ, और जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके दामाद जी को बोल के कुछ दिन और रह जाऊंगी। जा, जरा देख के आई बहू कहाँ है। मैंने अभी भाभी को छत पे जाते हुए देखा था, शायद तुलसी में जल देने गई हुई है। मैं तो ये कह रही थी माँ, कैसे भी करके ना हर महीने भाभी से तनख्वाह ले लिया करना। पैसे की कमी रहेगी तो मजबूरी में पड़ी रहेंगी यहाँ पे। हो सकता है ना जाए फिर दीपक को छोड़ के। तो शायद ये भूल रही है कि उसकी सरकारी नौकरी है। वो अगर चाहेगी ना तो 2 मिनट नहीं लगेंगे उस समय दीपक को छोड़ने में। पर भाभी को आप हमेशा अवला और बिचारी बना के रखना ना माँ, तभी तो वो दीपक के साथ रह पाएंगी। नहीं तो दीपक की आदतें तो आप जानती हैं, अगर इतनी अच्छी आदत का होता तो पहले भी छोड़ के भाग जाती कोई उसे। या आप भाभी को थोड़ा पुचकार के ही रखना माँ, हो सकता है रुक जाए इस घर में। मैं चाहे कितना भी पुचकार के रख लूँ उसे, पर अगर उसे जाना होगा तो चली जाएगी मेरे दीपक को छोड़ के। अब मैं तो दीपक की माँ हूँ ना, मुझे तो उसकी बहुत फिक्र रहती है कि बस उसका घर बसा रहे। इस बार अगर ये भी चलेगी दीपक को छोड़ के, अब नहीं भी होगा फिर दीपक का। और मुझे बहू के साथ साथ दीपक पे भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसके भी बहुत हाथ चलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बहू पे हाथ उठा दे और पता चले कि बहू अपना बैग उठा के अपने मायके चली गई। इकलौता बेटा था मेरा, क्या क्या सपने देखे थे इसके लिए मैंने। ये थोड़ी मालूम था इसकी शादी बचाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से तो इसकी दूसरी शादी हुई है, बस चल जाए, ये निभ जाए दूसरी शादी इसकी। चलिए माँ, आप ज्यादा परेशान मत होइए और ज्यादा सोचिए भी मत। भगवान ने चाहा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस 1-2 साल ढंग से बीत जाए ना माँ, फिर इतना डिवोर्स का डर नहीं रहता है। पर माँ, मुझे ये समझ नहीं आता है कि भाभी सरकारी नौकरी में है, फिर उनकी शादी दीपक से क्यों कर दी उनके घर वालों ने? और जबकि हमारा दीपक तो कमाता धमाता भी नहीं है कुछ। ये भी तो मेरी चिंता का कारण है कि उसके घर वालों ने दीपक को ही क्यों चुना इसके लिए। अरे भाभी, यहाँ खड़े होके क्या सोच रही हो? वो दीदी, मैं यही सोच रही थी, ये अभी तक ऑफिस से नहीं आए, बहुत लेट हो गए। कौन, दीपक? बस आने ही वाला होगा अभी, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा अच्छा, ठीक है दीदी। ये क्या रोज ऐसे ही ऑफिस से लेट आते हैं? भला इतनी रात को कौन सा ऑफिस खुल रहा है? रात के 10 बज रहे हैं, अब तो इन्हें आ जाना चाहिए था। हो सकता है जिनको कोई काम आ गया हो। चलो मैं थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ। अब तो रात के 12 बज गए, ये तो अभी तक भी नहीं आए। मैं आखिर कब तक इनका इंतजार करूंगी? मैं एक काम करती हूँ, खाना खा के सो जाती हूँ, मुझे तो कल ऑफिस भी जाना है ना। अच्छा, पति घर से बाहर है और पत्नी सो रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पति घर से बाहर है तो। इसे मेरा इंतजार करना चाहिए था ना, ये सो कैसे सकती है? नीलम, नीलम, जी आ गए आप? ये क्या तरीका है? मैं घर से बाहर हूँ और तुम सोई पड़ी हो आराम से। मतलब मेरी कोई परवाह नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है? पर मैंने तो आपका 12 बजे तक इंतजार किया था, आप तो 12 बजे तक भी नहीं आए थे। तो 12 बजे कौन सी इतनी रात हो गई थी? अभी घड़ी में क्या समय हो रहा है? रात के 3 बज रहे हैं, 3 बजे आए हो आप। 3 बजे तक क्या सोऊंगी नहीं मैं? तेरी इतनी हिम्मत, मेरे सामने जबान चलाती है? आपने मुझ पे हाथ उठाया? हाँ उठाया, तो क्या? आगे से मेरे सामने ना आंखें और जबान दोनों नीचे करके बात करना। ये क्या, आपने शराब पी है? हाँ मैंने शराब पी है, तो क्या हुआ? अब जाओ यहाँ से और मेरे लिए खाना लेके आओ।
ये कैसे लड़के से शादी कर दी है मेरे भैया भाभी ने मेरी। अरे अब क्या सोचने लगी? क्या खाना लेके आया मेरे लिए? अरे आ गई बहू तो। जी माँ जी आ गई। क्या हुआ बहू, आज लेट हो गई ऑफिस से आने में? वो आज ऑफिस के बाहर ना मेरी एक दो दोस्त मिल गई थी, उन्हीं से बातचीत करने में लेट हो गई। अच्छा बहू, मैं ये कह रही थी कुछ पैसे मिल जाते तो। मुझे भी कई काम करने हैं घर में, बिजली का बिल भरना है, घर का राशन भी लाना है। जी माँ अभी दे देती हूँ मैं। तू एक काम कर बहू, इस बार ना सारे पैसे मुझे ही दे दे। अगर पैसों की तुझे जरूरत पड़ी तो मेरे से मांग लेना। जी ठीक है माँ, पैसे मेरे पास नहीं आपके पास क्या फर्क पड़ता है। ये लीजिए माँ। अब तू जा अपने कमरे में, मैं तेरे लिए चाय बना लाती हूँ अभी। नहीं नहीं माँ आप रहने दीजिए, मैं खुद पी लूंगी चाय बना के। वैसे ये घर छोड़ के भागने वालों में से तो लग नहीं रही है। मेरे दीपक के भी इतने सारे ऐबों को ये बर्दाश्त कर रही है। जैसे इसे देख के मेरा गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। हो सकता है मेरे दीपक की भी जिंदगी में ये बाहर बन के आए, मेरा दीपक भी इसकी अच्छाइयाँ देख के बदल जाए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या सबको पैसों से ही मतलब है? कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी सरकारी नौकरी देख के इमाजी ने दीपक जी की शादी मुझसे कराई? पर मेरी नजर में पैसे की नहीं, परिवार की अहमियत है। मैं हमेशा से एक परिवार के लिए तो तरसी हूँ। अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ सबके दिल में जगह बनाने की, पर क्या मुझे इस घर में परिवार का सुख मिलेगा? ये तो आए दिन हाथापाई करते हैं, उसके बाद भी मैं चुप हूँ। शायद एक दिन वो आए जब ये मुझे समझने की कोशिश करें, शायद ये बदल जाए। मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूंगी ना सुधारने की, शायद ये ठीक हो जाए। मेरे भैया भाभी ने भी पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाली मेरे साथ, जो मेरी शादी यहाँ करा दी। अब इसमें उनकी भी क्या गलती है? शायद ये मेरा नसीब ही होगा। अगर मैं चाहूँ तो अलग हो सकती हूँ, ऐसे आदमी को छोड़ सकती हूँ, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहती हूँ कि ये सुधर जाए, क्योंकि परिस्थितियों से भागना तो मैंने कभी सीखा ही नहीं। हेलो नीलम दीदी, मैं बोल रही हूँ आपकी भाभी। जी भाभी कहिए। दीदी आपके भैया की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, हमें कुछ पैसों की जरूरत थी। कितने पैसों की जरूरत है भाभी? दीदी 20,000 रुपए की जरूरत है। ठीक है भाभी मैं कुछ करती हूँ। आखिर मेरी भाभी ने भी पैसे के लिए याद किया ना मुझे। चलो खैर, अब भैया की तबीयत खराब है तो मुझे पैसों का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। पर अभी तो मैं पैसे माँ को दे के आई हूँ, माँ से तो मांग भी नहीं सकती दोबारा, तो फिर मैं पैसों का इंतजाम कैसे करूंगी? कोई बात नहीं है, मैं ऑफिस से किसी से मदद ले लेती हूँ। अगले महीने जब तनख्वाह मिलेगी तो लौटा दूंगी। ये नीलम अभी तक पैसे लेके नहीं आई? बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए, बस आती होंगी नीलम दीदी। और हाँ, उनके आते ही ना अंदर जाके बेड पे लेट जाना। मुझे तो कई बार ऐसा भी लगता है कि कहीं हमने नीलम दीदी की शादी करके गलती तो नहीं करती। अच्छा खासा हमारा घर चल रहा था। अरे तो इसीलिए तो उसकी शादी मैंने शराबी और कबाबी से करा दी। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। तुम्हें पता है दीपक को ना शराब पीने की बहुत गंदी लत है। नीलम ज्यादा दिन नहीं रहेगी उसके साथ, और जल्दी उन दोनों का डिवोर्स हो जाएगा और नीलम फिर यहीं आ जाएगी वापस। अब नीलम की सरकारी नौकरी है, भला वो क्यों बर्दाश्त करेगी उस आदमी को? नीलम की शादी करके हमें 2 फायदे हो गए। क्या 2 फायदे? अरे पहला फायदा तो यही हो गया कि समाज का दबाव खत्म हो गया हमारे ऊपर से कि भाई ने बहन की शादी नहीं की, और दूसरा ये कि जब नीलम खुद दीपक को छोड़ के आएगी तो वो हमसे कुछ नहीं कह पाएगी। हम सारा भार उसकी किस्मत पे ही डाल देंगे ना। और खुद नीलम भी ये बात कभी नहीं बोल पाएगी कि भैया भाभी ने पैसों के लालच में उसकी शादी नहीं होने दी। अरे वाह, आपने तो बहुत दूर की सोची। तभी तो मैं सोचूं, नीलम दीदी की शादी आप इतनी आसानी से कैसे कर रहे हो? अब भला सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को कोई ऐसे ही जाने देता है? अब तुम अंदर जाके लेट जाओ, नीलम दीदी कभी भी आती होंगी पैसे लेके। और हाँ, जरा अच्छा सा ड्रामा करना उनके सामने बीमारी का। अरे तुम चिंता ही मत करो, आने तो दो पहले नीलम को। लगता है नीलम दीदी आ गई है, अब तुम अंदर जाओ जल्दी, मैं दरवाजा खोलती हूँ। आइए दीदी, अंदर आइए। भाभी अब कैसी तबीयत है भैया की? तबीयत कहाँ ठीक है उनकी? डॉक्टर ने तो सारे टेस्ट लिख दिए हैं दीदी। और दीदी आपको तो पता है हमारे हालात इतने खराब हैं, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि उनके सारे टेस्ट करा सके। इतने पैसे लगेंगे टेस्ट में, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। हाँ भाभी मुझे पता है, आप चिंता मत करो, मैं पैसे लेके आई हूँ। ये लीजिए भाभी, अभी मैं सिर्फ 15,000 रुपए का इंतजाम कर पाई हूँ। कोई बात नहीं है दीदी, अभी हम इन्हीं से काम चला लेंगे। चलो मैं एक बार भैया से मिल लेती हूँ। चलो कुछ तो पैसे आए, अभी के लिए 15,000 ही बहुत है। अरे माँ, यहाँ खड़े होकर किसका इंतजार कर रही हो? ये नीलम का इंतजार कर रही हूँ, अभी तक आई नहीं है। वैसे तो रोज टाइम पे ही आ जाती है, आज पता नहीं क्यों लेट हो रही है। लो आ गई नीलम बहू। आज ऑफिस से आने में बड़ी देर करती बहू। माँ जी आज अपने मायके चली गई थी भैया को देखने, भैया की तबीयत खराब थी ना इसलिए, और भाभी को कुछ पैसों की भी जरूरत थी तो वही देने गई थी। अब तेरे भैया भाभी को अगर पैसे की जरूरत थी तो तेरे से क्यों मांगे उन्होंने पैसे? तू क्यों देने गई थी उन्हें पैसे? शादी के बाद भी अपनी बहन का पीछा नहीं छोड़ रहा तेरा भाई। पर माँ जी अगर मैं मदद नहीं करती उनकी तो कौन मदद करता उनकी? पर बहू अगर तेरी सरकारी नौकरी नहीं होती तब भी तो वो अपनी मदद करते ना। ऐसे पैसे वैसे देने की उनको जरूरत नहीं है, नहीं तो उनको आदत पड़ जाएगी फिर। अब हमारे अपने घर में भी तो बहुत खर्चे हैं बहू, आइंदा से इन सब चीजों का ध्यान रखना बहू। जी ठीक है माँ जी, ध्यान रखूंगी। क्यों आरोही, सही सुना दिया ना मैंने बहू को? हाँ हाँ माँ, बिल्कुल सही सुना दिया। पर बस मुझे यही लग रहा है कि कहीं भाभी को बुरा ना लग जाए,
और वो हमारे दीपक को छोड़ के ना चली जाए। नहीं नहीं, ये भागने वालों में से नहीं लग रही है। ये देखना अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाएगी। जा जरा बहू से पूछा खाना पीने के लिए या चाय फाय के लिए कुछ जरूरत तो नहीं है उसे। इनका तो हर रोज का है ये। रात के 11 बज रहे हैं, ये अभी तक नहीं आए। आखिर इतनी रात तक ये बाहर क्या करते हैं? अरे बहू, तू अभी तक सोई नहीं है? वो माँ जी मैं इन्हीं का वेट कर रही थी। मैं सोच रही थी आ जाते तो साथ में खाना खा लेते। पर बहू तुझे तो सुबह ऑफिस भी जाना है ना, इसलिए तू सो जा। नहीं माँ जी, उस दिन मैं सो गई थी जल्दी, तो ये बहुत गुस्सा कर रहे थे आके। इन्होंने मुझ पे हाथ भी उठाया था। हाथ भी उठाया था तेरे पे? ये दीपक ना कभी नहीं सुधरेगा। बहू तू दीपक की इन बातों को ना ज्यादा दिल पे मत लेना। अरे माँ जी क्या हुआ, आप एकदम उदास कैसे हो गई? बहू तुझे तो पता है दीपक तो कुछ कमाता धमाता नहीं है, थोड़ा बहुत करता भी है तो खुद शराब पी लेता है उसकी। हमारा खर्चा तो गांव की जमीन से जो पैसा आता है उसी से चलता है। अब मुझे इस बात का डर लगा रहता है कि दीपक को तो शराब की इतनी गंदी लत है, कहीं वो गांव की जमीन को ही ना बेच दे। और अगर कहीं ऐसा हो गया तो हमारे तो रोटियों के भी लाले हो जाएंगे बहू। ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ जी। और भला ये क्यों बेचने लगे गांव की जमीन? अब शराब की गंदी लत है तो शराबी का क्या भरोसा है। बस अब तो हमें ले दे के तेरा ही सहारा है, इसलिए वो कोशिश करना अपनी तनख्वाह को इधर उधर फालतू खर्च मत करना। मेरा मतलब है अपने मायके वगैरह में मत देना, क्योंकि वो शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है, उसी के प्रति उसकी जिम्मेदारियां होती हैं। कहने का मतलब तेरे साथ साथ अब तेरी तनख्वाह पे भी हमारा ही हक है। जी माँ जी, मैं अच्छे से समझ गई आप क्या कहना चाह रही हैं। पर माँ जी मेरे भैया भाभी की भी तो हालत ऐसी है ना, अब उन्हें कोई जरूरत पड़ेगी अगर वो मेरे से मांगेंगे तो मैं कैसे उन्हें मना कर सकती हूँ। जैसे मेरी यहाँ के लिए जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे मायके के लिए भी तो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं माँ जी। तेरे घर में तो तेरा भाई है कमाने के लिए बहू, यहाँ तो कमाने वाला कोई नहीं है तेरे अलावा। मेरा तो इकलौता बेटा ही शराब पी के घूमता है और अपने बाप को तो बिल्कुल पसंद नहीं करता है, इसीलिए तो गाँव में रहते हैं। चल खैर मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई। चल ठीक है बहू, अब मैं चलती हूँ। उधर मेरे मायके में मेरे भैया भाभी के अकॉर्डिंग मेरी तनख्वाह पे उनका हक है, क्योंकि जब मेरी सरकारी नौकरी लगी थी तब मैं उनके घर रहती थी। अब ससुराल में आके माँ जी मेरे को यही समझाने की कोशिश कर रही हैं कि मेरी तनख्वाह पे अभी इन लोगों का हक है, पर मैं तो ये चाहती हूँ कि दोनों ही परिवारों की जरूरतें पूरी होती रहें। मैंने मेरी अपनी तनख्वाह पे अपना हक तो कभी जताया ही नहीं। अरे तुम अभी तक सोई नहीं? मैं आपका इंतजार कर रही थी, आपके लिए खाना ले आऊं? नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं खाना खा के आया हूँ। चलो ठीक है फिर आप सो जाइए। अब मेरे को भी सुबह ऑफिस जाना है, रोज लेट सोती हूँ ना तो सुबह मुझे चक्कर से आ रहे होते हैं नींद के कारण। हाँ तो तुम जाओ, जल्दी सो जाओ। ये कितनी अच्छी है ना, मेरे इतने मारने पीटने के बाद भी इसने कभी पलट के मुझे जवाब नहीं दिया। और खुद को ऑफिस जाना होता है सुबह, उसके बाद भी मेरा इंतजार करती है। इसने कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। देखा जाए तो मैं इतना ऐबीला हूँ, शराब पी के आता हूँ, नीलम पे हाथ भी उठाता हूँ, रात को देर रात तक बाहर रहता हूँ, उसके बाद भी उसे कोई शिकायत नहीं है मुझसे। वो इतना कमाती है, सरकारी नौकरी है उसकी, उसके बाद भी घमंड नहीं है बिल्कुल। मेरी तरह चीखना चिल्लाना तो उसकी फितरत में ही नहीं है। आज के समय में भी कोई इतना अच्छा हो सकता है, इतने साफ दिल का? अब मुझे अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए नीलम के लिए। मुझे अब तक अपनी ज़िंदगी में नीलम जैसी पत्नी की तो ज़रूरत थी। मैंने भैया और भाभी को भी रेस्टोरेंट में देखा, भैया को देख के तो बिल्कुल नहीं लग रहा था जैसे वो बीमार है। हो सकता है भैया की तबीयत थोड़ी सी सुधर गई हो। जी कहिए भाभी। दीदी आपके भैया की तबीयत सुबह से बहुत खराब है और मुझे कुछ पैसे चाहिए उनकी दवाइयाँ लाने के लिए। अगर आप कहीं तो दीदी मैं ही आ जाती हूँ पैसे लेने। वो तो ठीक है भाभी, आप परेशान मत होइए, मैं कुछ करती हूँ। ये भाभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि भैया की तबीयत सुबह से खराब है? मैंने तो अभी भैया भाभी को रेस्टोरेंट में खाना खाते देखा है। इसका मतलब भाभी मुझसे झूठ बोल रही है सिर्फ पैसे लेने के लिए? हो ना हो भैया भी भाभी के साथ ही मिले हुए हैं। छी, पैसों के लिए भी कोई इतना गिर सकता है क्या? मेरे भैया तो ये भी भूल गए कि मैं उनकी सगी बहन हूँ, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब रह गया अब। अरे आज तो आप जल्दी आ गए। हाँ आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, आज मेरे पेट में बहुत दर्द है। चलो तो फिर डॉक्टर को दिखा देते हैं। नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, शायद आराम करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। चलिए तो फिर आप आराम कीजिए। आह आह आह। अरे ये क्या हुआ आपको? माँ जी, दीदी, कोई है? जी डॉक्टर साहब, मेरे पति ठीक तो है? ज़्यादा शराब पीने के चलते आपके पति की आंतें सारी सिकुड़ गई हैं, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ हाँ तो डॉक्टर साहब कीजिए ना। आप रिसेप्शन पे 5 लाख रुपए जमा करा दीजिए। 5 लाख रुपए? जी ठीक है डॉक्टर साहब, मैं करा देती हूँ। अब मैं 5 लाख रुपए का इंतजाम कैसे करूँ? चलो ऑफिस में से किसी से मदद लेती हूँ, धीरे धीरे करके लौटा दूंगी उनके पैसे। अब कैसा लग रहा है आपको? अब मैं पहले से काफ़ी ठीक हूँ, इन कुछ दिनों में तुमने मेरी बहुत सेवा की। हाँ तो सेवा की कोई एहसान नहीं किया मैंने, मैं आपकी पत्नी हूँ। अब मैं आपकी सेवा नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? अच्छा आपको और किसी चीज़ की जरूरत है? अगर है तो बता दीजिए, मैं ले आती हूँ। नहीं नहीं अभी फ़िलहाल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं सोच रही हूँ कल से ऑफिस ज्वाइन कर लूँ, मेरे ऑफिस की बहुत छुट्टियाँ हो गई हैं। हाँ हाँ सही सोच रही हो तुम, ज्वाइन कर लो, अब मैं काफ़ी ठीक हूँ।
जी कहिए भाभी। दीदी कुछ पैसों की जरूरत थी। क्या हुआ भाभी? अभी तक भैया की तबीयत ठीक नहीं है। अगर उनकी तबीयत ठीक होती तो मैं आपको फोन करती भला। अगर इनको दवाई गोली समय पे नहीं मिला दीदी तो कुछ भी हो सकता है इनके साथ। मुझे तो ऐसा लगता है दीदी ससुराल की जिम्मेदारियों में आप अपने मायके को भूल ही गई हैं। नहीं नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखती हूँ कुछ करती हूँ। मेरी भाभी ने कभी इनके हालचाल नहीं पूछे फोन करके। पैसे मांगने के लिए तुरंत फोन कर लेती हैं। क्या ऐसे ही होते हैं रिश्ते? आखिर मैं कहाँ तक सबकी जरूरतें पूरी करूँ? अरे नीलम क्या हुआ? कुछ सोच विचार में लग रही हो। भाभी का ही फोन आया था, पैसे मांग रही थी। अभी तो मैंने आपके इलाज के लिए इतने पैसे उधार लिए हुए हैं, अभी तो मुझे वही चुकाने हैं। मैं कहाँ से भाभी की मदद कर दूँ? मेरी वजह से बहुत खर्चा हो गया ना तुम पे। नहीं बात वो नहीं है। मैं कैसे भी करके भैया भाभी की मदद कर देती, पर कोई बीमार हो तभी तो मदद करूँ। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। भाभी तो सिर्फ भैया की बीमारी का बहाना कर रही है। भैया कोई बीमार थोड़ी है। और किसी से क्या शिकायत करूँ? इन सब में मेरे भैया भी मिले हुए हैं। क्या पैसे के लिए लोग इतने कर सकते हैं? जब से मेरी नौकरी लगी है ना, तब से लेके आज तक सबने पैसों का ही हक जमाया। किसी ने मुझ पे हक नहीं जताया। क्या सबको पैसों की जरूरत है? किसी को मुझसे प्यार नहीं है? मैं भैया भाभी से बिल्कुल बात नहीं करूंगी। उनका ही फर्ज बनता था ना। आप अभी इतने बीमार थे, उनको आके देख के जाना चाहिए था तुम्हें। उन्होंने तो एक बार फोन करके भी नहीं पूछा। और एक बड़े भाई होने के नाते भैया का फर्ज बनता था मुझसे पूछना कि मुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, पैसों की जरूरत तो नहीं है। पर नहीं, सबको अपनी अपनी पड़ी है। जब लोगों को मेरे पति की परवाह नहीं है तो मैं किसी की परवाह क्यों करूं? ये तुम्हारे और तुम्हारे भैया के बीच की बात है, अब इसमें मैं क्या बोलूँ। पर तुम अपने भैया भाभी की क्या बात कर रही हो? मैं भी तो ऐसे ही था। मैं भी तो तुम्हें मारता पीटता था शुरू में। मैंने तुम्हें कब अपना समझा? पर नीलम, आज मैं तुमसे एक वादा करना चाहता हूँ। आज के बाद मैं अपने आप को सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। ना मैं शराब पीऊंगा और ना रात को देर से आऊँगा। मैंने अपनी बीमारी के चलते इन 1-2 महीने में ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा है। मुझे पता चल गया है कौन अपना है कौन पराया है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी आज के बाद। बस एक बात कहना चाहूँगा, तुम्हारे पैसों पे सिर्फ तुम्हारा हक है। अपने पैसे किसी को मत देना। अरे वाह, आप तो बहुत समझदारी की बातें कर रहे हैं। अब आप लेट जाइए जाके, ऐसा ना हो मेरी नजर लग जाए। ज्यादा खड़े रहना भी आपके लिए ठीक नहीं है अभी। नज़र और मुझे, तुम्हें पता है जो मैं ऐसा हो गया ना, उल्टे आवों में पड़ गया, ये सब अपने माँ बाप के कारण। बचपन से अपने मम्मी पापा की लड़ाइयाँ देख देख के ना मेरे दिमाग पे बहुत ही असर पड़ा और मैं ऐसा हो गया। माँ और पापा में बिल्कुल नहीं बनती है। बचपन से मैंने उन दोनों के लड़ाई झगड़े ही देखे हैं बस। मेरी ज़िंदगी में प्यार की बहुत कमी रही। अगर मुझे माँ बाप का बराबर से प्यार मिलता ना तो शायद मैं ऐसा नहीं होता। वो तो तुम्हारे आने पे मेरी ज़िंदगी का सूनापन ख़त्म हुआ। मेरे मम्मी पापा में तो आज तक नहीं बनती है, इसीलिए तो पापा गाँव में रहते हैं। मम्मी को तो सिर्फ बाबूजी से पैसे ही चाहिए थे। बस मम्मी को पैसों से ही मतलब था और किसी चीज़ से नहीं। और वही माँ अब तुम्हारे साथ करने की कोशिश कर रही है। पर मैं कहता हूँ तुम्हें अपना एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है किसी को। आपको क्या पता है, मैं भी तो बचपन से परिवार के लिए बहुत तरसी हूँ। मेरी नज़र में पैसे के कोई मायने नहीं है। अगर मायने हैं तो वो परिवार के हैं। मैं हमेशा से एक ऐसा परिवार चाहती थी जहाँ एक दूसरे की परवाह करें, सब एक दूसरे का सम्मान करें। पर देखो मेरी किस्मत, मुझे ऐसा परिवार कभी मिला ही नहीं। बचपन में ही मेरे माँ बाप को भगवान ने छीन लिया मुझसे। बस बड़े भैया ने जैसे तैसे पाल दिया मुझे। भैया शादी से पहले तो अच्छे ही थे, पर भाभी के आने के बाद भैया एकदम बदल गए। और तभी मेरी सरकारी नौकरी लग गई। और बस उसके बाद से उनको सिर्फ मेरे पैसों से ही मतलब रह गया, जैसे उनको मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। और वो आदत उनकी आज भी नहीं छूटी है। मेरे ससुराल आने के बाद भी अभी तक मेरे से पैसे मांगते हैं। अच्छा, तो अब समझा मैं। क्या समझे? कहीं तुम्हारे भैया ने इसीलिए तो मुझसे शादी नहीं करी तुम्हारी? मैं कुछ समझी नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? उन्होंने सोचा होगा ना कि शराबी के साथ इसकी शादी कर देते हैं, तुम कहाँ रह पाओगी मेरे साथ, कुछ दिनों बाद डिवोर्स दे दोगी मुझे। उन्होंने सोचा होगा कि तुम मुझे डिवोर्स दे के फिर उन्हीं के पास चली जाओगी। इससे वो तुम्हारी नज़र में भी ऊंचे हो गए। तुम्हें भी लग रहा होगा कि हाँ भैया ने शादी तो कर दी मेरी। अब पता नहीं भैया के दिमाग में क्या चल रहा था। भैया की तो भैया ही जाने, कौन क्या सोचता है कौन क्या करता है। भला मैं क्यों सोचूं इन सब बातों के बारे में। मैं तो ये कहती हूँ अगर भैया के दिमाग में ऐसा कुछ था भी ना, और अगर ऐसा सोचते भी थे तो बहुत गलत सोचते थे वो शायद ये भूल गए कि तुम अच्छे स्वभाव के चलते सबका दिल जीत लोगी। खासकर मुझ जैसे जानवर को तुमने इंसान बना दिया। तुम्हें देख के तो मैंने सीखा कि ज़िंदगी में हमेशा लेना ही नहीं चाहिए, देने की हैसियत भी रखनी चाहिए। अब आप कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रहे हैं मेरी। अब तुम हुई तारीफ के काबिल तो तारीफ नहीं करूँगा। अरे ये क्या देख रही हूँ मैं? मेरी बहू के अच्छे स्वभाव के चलते मेरे बेटे में भी काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। इतनी पढ़ी लिखी और सरकारी नौकरी होने के बावजूद भी मेरे बेटे के साथ रही, उसे कभी छोड़ के नहीं गई। और उसे आज उसने इंसान बना दिया। अपने अच्छे स्वभाव के चलते उसने मेरे बेटे को बदल दिया। शुरू शुरू में तो मुझे डर था इस बात का कि ये मेरे बेटे के साथ क्यों रहेगी भला, ये तो सरकारी नौकरी वाली है। पर नहीं, इसने मुझे गलत साबित कर दिया। इतने कमाने के बावजूद भी अपने अबीले पति को नहीं छोड़ा इसने, उसका भरपूर साथ दिया। और दूसरी तरफ मैं हूँ जो अपने इतने अच्छे पति को छोड़ के यहाँ रह रही हूँ।
मैं तो जैसे एक तरीके से अपने पति को भूल ही गई हूँ। वो तो इतने अच्छे थे, फिर भी मैं उनमें हमेशा कमियां ही ढूंढती रहती थी। रिश्तों को कैसे निभाते हैं ना, ये मैंने अपनी बहू से सीखा है। आज नीलम ने मुझे जिंदगी का बहुत बड़ा सबक सिखाया है। हे भगवान, इन दोनों की जोड़ी को कभी किसी की नजर ना लगे। दीपक बेटा, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। जी माँ, कहिए, क्या कहना चाहती हैं? दीपक बेटा, अब मुझे भी अपने पति के साथ ही रहना है। मुझे तो गाँव उनके पास छोड़ा। बहू को देख के मुझे भी आज अपने पति की परवाह करने का मन कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। आज मुझे पता चला, असली खुशी तो साथ रहने में ही है। मैं कैसी औरत हूँ जो अपने पति को छोड़ के यहाँ रह रही हूँ। ये सीख तो मैं नीलम से ही सीखी हूँ कि चाहे पति कैसा भी हो, पर एक अच्छी पत्नी को अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपने आप में पूरी सक्षम होते हुए भी बहू तुझे छोड़ के नहीं गई। उसने तुझे निभाया, तेरा साथ दिया। अगर वो चाहती तो क्यों रहती तेरे जैसे इंसान के साथ। वो जा सकती थी, पर नहीं, उसने तेरा साथ दिया। शायद नीलम को अपनी किस्मत पे भरोसा था, और एक मैं थी जो अनपढ़ जाहिल गंवार होते हुए भी तेरे पापा से हमेशा पैसों के लिए लड़ती रहती थी। मैं पता नहीं कौन से गुरूर में रहती थी। मैंने तेरे पापा से कभी सीधे मुंह बात नहीं की, और आज बुढ़ापे में सबसे ज्यादा जब उन्हें मेरी जरूरत है तो मैं उन्हें छोड़ के यहाँ रह रही हूँ। इसलिए दीपक बेटा, अब मैं अपने पति के पास लौटना चाहती हूँ। अब तेरा भी घर बस गया है। भगवान तुम दोनों खुश रहो हमेशा। पर माँ जी, आपको गाँव जाने की क्या जरूरत है? क्यों ना हम बाबूजी को यहीं ले आए? क्या ऐसा हो सकता है बहू कि वो हमारे साथ ही आके रहे हैं? हाँ माँ जी, क्यों नहीं हो सकता। जहाँ चाहा वहाँ रहा। हम लोग सारे चलेंगे बाबूजी को लेने के लिए। बाबूजी को यहाँ ले आएंगे। मैं तो हमेशा से माँ बाप के प्यार के लिए तरसी हूँ माँ। अगर बाबूजी यहाँ आ जाएंगे तो मुझे बाप का प्यार भी मिल जाएगा। जीती रहे बहू, जीती रहे। तो फिर चलो, नेक काम करने में देरी कैसी? भाभी आप यहाँ? सब ठीक तो है? आइए भाभी, अंदर आइए, बैठिए। नहीं दीदी, अभी मैं जल्दी में हूँ। मुझे कुछ पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। दे दीजिए, तुम्हारे भैया की दवाइयाँ लेके आनी है। आप एक काम कीजिए भाभी, आप उन दवाइयों का पर्चा मुझे दे दीजिए। मैं सारी दवाइयाँ घर पे ही भिजवा देती हूँ। क्या? दवाइयों का पर्चा? और हाँ भाभी, आपने जो भैया के पहले टेस्ट कराए थे ना, उन टेस्ट की सारी रिपोर्ट भी मुझे दिखा दीजिए। मुझे ना अपने डॉक्टर को दिखानी है वो सारी रिपोर्ट। जिन डॉक्टर को मैं जानती हूँ ना, वो बहुत अच्छी दवाइयाँ देते हैं। वो भैया को एक बार देख लेंगे ना तो भैया ठीक हो जाएंगे जल्दी। पर दीदी, दवाइयों का पर्चा तो नहीं है मेरे पास। दवाइयों का पर्चा नहीं है तो फिर दवाइयाँ कैसे लोगे आप भैया की? मेरा मतलब है घर पे है दीदी वो पर्चा। हाँ तो कोई बात नहीं है ना भाभी, आप घर जाके ना मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं दवाइयाँ देख लूंगी। अब मैंने ठान लिया है भाभी, जिन डॉक्टर ने इनका इलाज किया था ना, उन्हीं डॉक्टर को मैं भैया की रिपोर्ट दिखाऊंगी। उन्हीं से इलाज कराऊंगी मैं अपने भैया का। जी ठीक है दीदी। पता नहीं है भैया भाभी कब सुधरेंगे, इनके पैसों का लालच कब खत्म होगा। मुझे माफ कर दीजिए भैया भाभी। मैं ऐसे आप लोगों को पैसों के लिए मना नहीं करना चाहती थी, पर आप लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया भैया भाभी। ये जानते हुए भी कि अभी मैंने इनका इलाज कराया है, इनके इलाज में इतने पैसे लगाए हैं, उसके बाद भी आप मेरे से पैसे मांगने आ गई, और वो भी सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए। भाभी, आपको कोई इतनी इमरजेंसी भी नहीं है पैसों की, उसके बाद भी कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। ये तो देख लिया मैंने। काश आपने एक बार तो मेरे बारे में सोचा होता भाभी। अरे बहू, क्या सोच रही है खड़े होके? जी बाबूजी, कुछ खास नहीं। जा बहू, एक कप चाय बना ला। लीजिए दीपक के पापा, मैं आपके लिए चाय बना लाई हूँ। अरे माँ, आपने क्यों तकलीफ की, मैं बना लाती बाबूजी के लिए चाय। बहू, अपनी सास को समझा दे, मुझे इसकी हाथ की चाय नहीं पीनी है। बाबूजी, अब तो माफ कर दीजिए माँ को। इसे माफ कर दूं मैं? इसे मैं कैसे माफ कर दूं बहू? इसने तो एक बार मुझे मुड़ के भी नहीं देखा कि मैं किन हालातों में रह रहा हूँ गाँव में। इसे तो हमेशा मेरे पैसों की जरूरत थी, मेरी नहीं। अब सारी बातों को भूल जाइए बाबूजी। गलतियाँ भी तो इंसान से ही होती है ना। माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है बाबूजी। अब आप माँ को माफ कर दीजिए प्लीज, मेरे कहने से। चल, तू कहती है तो माफ कर देता हूँ, पर हाँ, इसके हाथ का खाना तो नहीं खाऊंगा मैं। लीजिए, चाय तो पी सकते हैं ना। लाइए माँ जी, मुझे दीजिए चाय। लीजिए बाबूजी, आप चाय पीजिए और अपने गुस्से को शांत कीजिए। माँ, आज मेरा हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है, आप मुझे अपने हाथ का हलवा खिला दीजिए आज। वैसे हलवा तो मुझे भी काफी पसंद है, मैं भी खा सकता हूँ। मैं अभी बना के लाई। वैसे बाबूजी, माँ के हाथ का हलवा ना बहुत टेस्टी होता है। हाँ हाँ, पता है मुझे। बाबूजी, अब तो गुस्सा थूक दीजिए। अब तो आप माँ को माफ कर दीजिए। नीलम बिल्कुल ठीक कह रही है पापा, मैं भी यही चाहता हूँ पापा कि अब आप माँ को माफ कर दीजिए। अब तुम दोनों इतना कह रहे हो तो चलो माफ कर देता हूँ। क्या कहा आपने? मुझे माफ कर दिया? मैंने तुझे तेरे लिए माफ नहीं किया है, मैंने बेटा और बहू के कहने से तुझे माफ किया है। पर बेटा बहू भी तो मेरे ही हैं। जिस बहू के लिए मैं इतना डर रही थी कि पता नहीं मेरे बेटे के साथ रहेगी या नहीं रहेगी, कहीं मेरे बेटे को छोड़ के ही ना चली जाए, उसने ना केवल अपना बल्कि मेरा घर भी बसा दिया। आज इतने दिनों के बाद तेरी वजह से मेरी जिंदगी में भी खुशी आ गई है बहू। भगवान तुझे और दीपक को हमेशा खुश रखे। तू किसी दुआ से कम नहीं है बहू, तू इस घर में दुआ बन के आई है। मेरा कोई पुराना अच्छा कर्म जाग गया जिसके दुआ के फलस्वरूप तू मुझे मिली है बहू। भगवान करे तेरी जैसी बहू हर घर में हो। हम दोनों को तो आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए माँ।